tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। अभी तक आप लोगों के 12 सेशन हो चुके हैं, 2 हफ्ते में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। अब 12 सेशन में हर दिन हम लोगों ने किए हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, 240 क्वेश्चन कंप्लीट। और कल एग्जाम हो गया आपका आरआरबी क्लर्क का, परसों हो चुका था पीओ कंप्लीट। आरआरबी क्लर्क अभी 14 तारीख को और बचा हुआ है, राइट। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी 14 को ही होना है। कल आई गेस 30% के आसपास स्टूडेंट का हुआ है, वो हम लोगों ने जो पोल करवाया था ना, पोल से पता चला। अब दिमाग में टारगेट दोस्तों ये रखना है आप में सभी लोग कि क्लर्क का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो अगला टारगेट बचेगा वो आईबीपीएस क्लर्क बचेगा, और साथ के साथ अब आ जाएगा आपका मेंस। तो जब आप मेंस करोगे तो मेंस में आपका इंग्लिश आएगा, आरआरबी पीओ मेंस क्लर्क मेंस दोनों में इंग्लिश है। अब आपको उसके लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हम मेंस कंप्लीट कर लें। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए 2 चीजें ध्यान रखना। पहला चीज, क्या आपका सिलेबस है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक स्टेप भी ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। जो सिलेबस है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक स्टेप ज्यादा नहीं पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लास लेनी है। ज्यादा समय आपको क्लास लेने में भी नहीं देना है। तो जितना टाइम है उतने टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से। उसके लिए आप एक काम करना है, सिंपल एक निकालना चार्ट पिछले साल का, 2-3 साल का निकाल लेना, और देखना इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया, आपको आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैं बोलता हूं ना देने के लिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो जो मैंने दिए हुए हैं। आप उसमें देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, आपको लग जाएगा कि अच्छा जो क्लर्क प्रीलिम्स हम यहां पढ़ रहे हैं काफी सारी चीजें कॉमन है। बस उन्हीं कॉमन चीजों को पढ़ना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप मेरे सभी लोग जो बिल्कुल नए हैं और यहां पर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने टारगेट किया हुआ है क्लर्क को लेकर, आईबीपीएस क्लर्क को लेकर, तो वो लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसी में ही दोस्तों हम लोग आज जैसे सेशन नंबर 13 है आज, ठीक है, आप में से सभी लोग सेशन नंबर 13 से पहले वाले जो सेशन है वो देख जरूर लेना। आईबीपीएस क्लर्क लिखना बाय विशाल सर, सेशन नंबर
13, 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे देख लेना, सबके 20 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बैंकर्स वे का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल है वो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगा हुआ है, कर लेना डाउनलोड। पीडीएफ सारी वहां पड़ी हुई हैं, एक एक करके पुरानी भी डाउनलोड कर लेना और उसे वहां से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए बाकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्ट्रेटेजी आप सब लोगों ने देख ली है। इसके साथ साथ डेली हम टेस्ट कर रहे होते हैं शाम के 4 बजे, तो आज भी शाम 4 बजे हम लोग टेस्ट करेंगे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर। तो अनअकैडमी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर लेना और वहां से टेस्ट करना शुरू करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 आपका ईडीएम फ्रेजेस के क्वेश्चन है। ईडीएम फ्रेजेस की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने डाउनलोड नहीं की हुई है आप सिंपली यूट्यूब पर आज ही क्लास के बाद सर्च करना, लिखना ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बाय विशाल सर, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बाय विशाल सर। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक लगा होगा, वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बढ़िया याद करना रेगुलरली। चलो ये आपके सामने ईडीएम है दोस्तों, हम इसको देखेंगे, हर एक ईडीएम का आप आंसर देंगे, हम 20-20 सेकेंड लेंगे, किसको कितना पता है लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 20-20 सेकेंड लेंगे, आप इसका जवाब देंगे। ओके टाइम्स अप। देखो दोस्तों मतलब क्या है, विद कस्टमर्स कमिंग इन, कस्टमर्स अब आ रहे हैं। हिज न्यू वेंचर, जो नया वेंचर है, वेंचर हम बोलते हैं नया कोई बिजनेस। हिज न्यू वेंचर हैज गॉट अ फुट ऑन द डोर, तो डोर पर उसके फुट मजबूत होने लग रहे हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, ईडीएम ये होती है ए फुट ऑन द डोर ना होकर फुट इन द डोर होता है, फुट इन दी डोर होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका कोई अचीवमेंट, इनिशियल लेवल का जो अचीवमेंट है उसको हम बोलते हैं ए फुट इन दी डोर। अचीवमेंट ऑन एन इनिशियल बेसिस, इनिशियल बेसिस पर आपका अचीवमेंट, उसको हम बोलते हैं फुट इन दी डोर। याद रहेगा फुट इन दी डोर, ये ऐसे करके आप दोस्तों याद कर सकते हो बस, ठीक है। मतलब भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 सेकेंड लेंगे दोस्तों, बताइए। ग्रामर है, ग्रामर। वैसे तो यहां पर आंसर आ जाना चाहिए, 30 सेकंड मैंने सफिशिएंट दे दिया है। आंसर दो जरा, क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, जमीन का जो पानी है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हैज बीन लेड टू दी वाटर, तो जैसे आपने देखा हैज बीन लेड टू दी वाटर लेवल्स फॉलिंग ड्रास्टिकली। हैज बीन लेड का मतलब ये तो पैसिव बना है, पैसिव का मतलब ये है कि इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो वाटर लेवल उससे कम हुआ है, ना कि उसके द्वारा किसी से काम हुआ है। तो नेगेटिव कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अगर हमने ये पैसिव बनाया इसका मतलब तो अजीब हो गया कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसकी वजह से कुछ होकर ना बताकर हम कह रहे हैं कि उसकी वजह भी किसी के द्वारा हो रही है। वजह किसी के द्वारा नहीं होगी ना, वजह तो ये खुद बता रहा है, इसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो आपका ये पैसिव नहीं बनेगा, ये तो एक्टिव है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कुछ हो रहा है तो पैसिव नहीं एक्टिव, तो पहले एक्टिव वाला ढूंढो, पैसिव वाला हटाओ। देखो वॉज बीइंग हट गया, ये हट गया, आपके पास दो बच रहे हैं। वॉज लीडिंग इट्स लेवल टू बी फॉलन ड्रास्टिकली, गलत हो गया। हैज लेड टू अ ड्रास्टिक फॉल, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या हो गया है? ड्रास्टिक फॉल हुआ है, कमी आई है किसमें? इन दी वाटर लेवल्स में। एंड कॉज ड्रॉट्स, और उसकी वजह से सूखा आ गया है, यही तो मतलब है, उसकी वजह से सूखा पड़ गया है। तो हमने देखा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू अ ड्रास्टिक फॉल, उसकी वजह से ड्रास्टिक फॉल हुआ इन दी वाटर लेवल्स में। एंड कॉज्ड ड्रॉट्स, और उसकी वजह से सूखा पड़ा है। समझ गए? बताएं जी सर समझ गए, डन, समझ गए, डन, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी गुड, सीख गए हम लोग। ये वाला क्यों रॉन्ग हो गया? इसका मतलब तो ये रहता कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन लीड कर रहा था
इसके लेवल को टू बी फॉलन, की वो लेवल उसको गिराया जाए, वो थोड़ी ना गिरा रहा है, वो थोड़ी ना काम कर रहा है, उसकी वजह से कुछ हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो रीजन दे रहा है। ठीक है, आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये रहा, ग्रामर है, 30 सेकेंड इसमें भी लो। ओके, टाइम्स अप। पढ़ें क्या बना है इसका दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना है। ए काम एंड सीरियस बिहेवियर, काम, शांत और सीरियस बिहेवियर इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काम और जो सीरियस बिहेवियर होता है मेक पीपल रेस्पेक्ट यू, वो लोग आपकी फिर रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं उसकी वजह से, काम और सीरियस बिहेवियर की वजह से। द सब्जेक्ट इज बिहेवियर, हाँ सब्जेक्ट दोस्तों बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर है, दैट मींस इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर के अकॉर्डिंग मेक ना होकर क्या होना चाहिए, मेक्स होना चाहिए। मेक्स पीपल रेस्पेक्ट यू, वेयर इट इज, मेक्स पीपल रेस्पेक्ट यू, ऑप्शन ए ही दिया, दैट इज द आंसर। समझ गए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, रिक्वायर्स वर्ब, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए मेक की जगह मेक्स किया। समझ गए तो मुझे बोले जी सर समझ गए, डन है ना, डन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मेड पास्ट हो जाएगा, नहीं लगा रहे हैं हम पास्ट में, पास्ट में हम तब लगाते हैं जब कहीं कुछ लिखा होता कि पास्ट में, अदरवाइज सेंटेंस इन जनरल दिया है, इन जनरल प्रेजेंट बना हुआ है, फ्यूचर नहीं लगाएंगे और आईएनजी तो लगा नहीं सकते क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ओके, थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ दोस्तों, ये भी ग्रामर है, 30 सेकेंड्स लेंगे, बताइए जरा। ओके, टाइम्स अप। हाँ, इसको देखो, ये बड़े ध्यान से देखना, बड़े आराम समझ में आएगा। देयर वर सेवरल डिलीशियस डिशेस, काफी सारी स्वादिष्ट डिलीशियस डिशेस थी ऑन दी मेनू में, ठीक है। केयरफुली टू बी चोजन बाय द होस्ट, जो कि होस्ट के द्वारा केयरफुली चूज की गई थी, होस्ट के द्वारा कोई काम हुआ है, होस्ट के द्वारा कोई काम हुआ है, दैट मींस पैसिव है, बाय द होस्ट से पता चल रहा है, ठीक है, पैसिव है, चोजन, ठीक है, ये आपकी वर्ब है। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपकी वर्ब है, ऑलवेज रिमेंबर, आपने बाय द होस्ट कर दिया, वो थर्ड फॉर्म लग गई है, टू बी वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। जब आप कोई भी पैसिव बना रहे होते हैं ऐसे सेंटेंस का, फिर टू बी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली थर्ड फॉर्म और बाय द पर्सन, थर्ड फॉर्म बाय द पर्सन, जिसके द्वारा भी काम हो रहा है। और दूसरी चीज, जब आप वर्ब लगा रहे होते हैं ना, वर्ब को क्वालिफाई, जो भी वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होता है, यहां पे लिख लो। ये तो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, डे 1 में कई बार पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है। अगर वर्ब लिखी होगी तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, सेंटेंस को भी करता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सबको करता है। वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो वर्ब के आसपास लिखा होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा। इट मींस जो लिखा है चोजन, चोजन लिखा है तो केयरफुली चोजन होगा तो बन जाएगा। मतलब अगर ये होता केयरफुली, तभी तो ये एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, दैट इज द चोजन। यानी ऐसे लिखा होता है केयरफुली चोजन, केयरफुली चोजन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया, वाई ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। केयरफुली चोजन होता है, केयरफुली चोजन बाय द होस्ट, दैट वुड बी द करेक्ट वन। पॉइंट समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, क्या कोई डाउट है? सबको करता है, हंस के कर, हाँ ये सबको करता है, सबके पास पहुंच जाता है, इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, जिसके साथ लग जाता है उसी को क्वालिफाई करने लग जाता है। याद कर लेना ऐसे एडवर्ब, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कम ऑन, इसको बताएं।
ओके, टाइम्स अप। हाँ, जरा समझते हैं क्या कह रहा है ये। द पाथ टू माई फिक्स्ड पर्पस, जो मेरे फिक्स्ड पर्पस के लिए पाथ है, यानी जो रास्ता है, इज लेड ऑन आयरन रेल्स, वो लोहे की जंजीरों पर बना हुआ है, समझ लो, मतलब आयरन रेल्स पर बना हुआ है यार, उनकी ऊपर चलना है, वो है रास्ता। कठिन रास्ता ऐसा है, ऑन विच, जिस पर माई सोल इज ग्रूव्ड टू रन, जिस पर मेरी जो सोल है वो ग्रूव है रन होने के लिए। ये तो एक्टिव नहीं पैसिव ही है ना। माई सोल इज ग्रूव्ड, ये एडजेक्टिव चाहिए। माई सोल इज ग्रूव्ड, जिस पर मेरी सोल ग्रूव्ड है, टू रन, दौड़ने के लिए, चलने के लिए। चलने के लिए मेरी सोल क्या है, वहां पर जुड़ी हुई है। वैसे ग्रूव का मतलब क्या होता है, कहीं कोई डीप इनटू समथिंग, उसे हम ग्रूव कहते हैं। बाकी कहीं पर कोई सेट हो जाना, अब ये इस पर निर्धारित है, अब वो चलेगी, दैट इज द ग्रूव। तो ग्रूव्ड आ जाएगा क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए होगा। माई सोल इज ग्रूव्ड, मेरी सोल ग्रूव्ड है, टू रन, रन करने के लिए, चलने के लिए। समझ गए दोस्तों, रन करने के लिए, चलने के लिए। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से करेक्ट हुआ। समझ आया तो मुझे बताएं। जी सर, वी गॉट इट, वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है, बढ़िया, अच्छे से सीख गए। 5 ही क्वेश्चन हुआ है, आगे के 5 क्वेश्चन देता हूं, बढ़िया शानदार है, जो कि है क्लोज टेस्ट के। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार मुझे लाइक बटन में प्रेस करके बताओ जी सर समझ में आ गया। सब लोग जरा थम्स अप देकर बताओ कि जी सर समझ गए हम, ठीक है। बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर, बैंकर्स के टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, कर लेना डाउनलोड, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट तो आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग। क्लोज टेस्ट करने के लिए 5 हैं ये वाले आपके ऑप्शन। सबसे पहले आप इसे पढ़ो, मैं टाइम दे रहा हूं इसे करने के लिए, आपको 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। 1.5 मिनट में आप इसे पढ़ लो और इसको देखकर इसका आंसर भी बता दो, ठीक है। उसके बाद मैं सबके नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दे रहा हूं, हर 30 सेकंड में आपको उसका आंसर करके बताना है, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो बिल्कुल नया है ना उसको लिए भी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लेना। बहुत मेहनत से लगती है दोस्तों क्लोज टेस्ट बनाने में, बहुत ध्यान से करना, आराम समझ में आएगा। गड़बड़ भी होगी तो अपनी गलती देखना, पर देख के भाग मत जाना, अरे हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर रोना पड़ेगा, वो नहीं करना, ठीक है। चलो 1.5 मिनट, कम ऑन एवरीवन, करें इसे, 1.5 मिनट में करेंगे। डेढ़ मिनट कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं 30 सेकंड उसके लिए, इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकंड इसको। ओके, टाइम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
ओके, टाइम्स अप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, टाइम्स अप। हो गए 10 क्वेश्चन, आपने अपने अपने हिसाब से आंसर दे दिए। अब मैं समझाता हूं, जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं है, देखना, डाउट हो मुझे बताना। बाकी सारे डाउट देखो एक बार में मैं क्लियर करता जाऊंगा। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नीति आयोग हैज बीन डैश, कैसे आप पढ़ रहे होंगे वैसे मैं समझाता हूं। नीति आयोग हैज बीन डैश डोमेस्टिक ऑयल मेजर्स, डोमेस्टिक ऑयल मेजर्स को वो डैश कर रही है नीति आयोग टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डैश इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डैश इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ सेटअप करने के लिए। एट 1000 पेट्रोल पंप्स, 1000 पेट्रोल पंप्स में टू बिगिन विद उससे शुरुआत करेंगे। द क्लियर राइटिंग ऑन द डैश, जो क्लियर राइटिंग ऑन द डैश वो ये है, इज दैट द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का जो फ्यूचर है वुड बी इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक होगा। ओके, इंस्टीड ऑफ डिली डेलिंग के बजाय, डिली डेलिंग का मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति वो जो बन जाती है कभी कुछ। ऑयल कंपनीज नीड टू बी, मतलब डिले नहीं करना, कहने का मतलब ये ऑयल कंपनीज नीड टू बी, तो इसके अलावा डिले ना करते हुए ऑयल कंपनी तो क्या करने की जरूरत है, नीड टू बी इन द बिजनेस ऑफ ईवी चार्जिंग सूनर रेदर देन लेटर, आज नहीं तो कल, इसमें तो जल्दी जल्दी आना ही पड़ेगा। सो एज टू डैश मार्केट शेयर को डैश करने के लिए इन द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सेगमेंट में। यूबिक्विटस चार्जिंग फैसिलिटीज, यूबिक्विटस का मतलब कोई फैसिलिटी जो चारों तरफ हो, हर जगह हो, वो होती है यूबिक्विटस। सो यूबिक्विटस चार्जिंग फैसिलिटीज आर डैश, ये डैश है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ईवीज नेशनली, ईवी को नेशनली डिफ्यूज करने के लिए, चारों तरफ फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए ये फैसिलिटीज क्या है, वो डैश है। ओके, मतलब हमें समझ में आ गया नीति आयोग क्या कर रही है। नीति आयोग हैज बीन, आईएनजी करके आएगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नीति आयोग हैज बीन डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग का मतलब देखो एडवाइस हट गया, डायरेक्टर हट गया। रेस्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट लगाना, डिलीवर का मतलब किसी को कुछ प्रोवाइड करना, और नजिंग का मतलब हो जाता है, नज करने का मतलब पोक करना, किसी को कुछ उकसाना, बढ़ावा देना कि कुछ आगे काम हो। तो एक्चुअली तो नजिंग ही हो रहा है ना। नीति आयोग हैज बीन नजिंग डोमेस्टिक ऑयल मेजर्स, डोमेस्टिक ऑयल मेजर्स को नज कर रहे हैं टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, की आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डैश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डैश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको आगे बढ़ावा ही दे रहे हैं क्योंकि आगे का फ्यूचर उन्होंने यहीं से पता चल गया, क्योंकि फ्यूचर है जो मोबिलिटी का ही है, मोबिलिटी का जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक ही है, इसीलिए यानी उसको बढ़ावा दे रहे होंगे, उसे रोक नहीं रहे होंगे, कुछ और नहीं कर रहे होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा होगा। पहला क्लियर हो गया सबको, तो मुझे बताएं जी सर क्लियर हो गया, क्यों हमने नजिंग लगाया, क्योंकि एक लाइन को देखकर पढ़कर आप नहीं बता सकते व्हाट कैन बी द आंसर, बट जब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया फिर आपको क्लियर हो गया, ओके मैंने पैराग्राफ पढ़ा, दैट इज द आंसर, एंड ये आपका ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना, कैसे करके हमने समझा, तो ऐसे करके हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, इधर आ गए। तो हमें क्या जरूरत है, नीति आयोग हैज बीन nudging domestic oil measures to set up electric vehicles dash infrastructure. Electric vehicles create infrastructure, establishing infrastructure, development, creating और charging infrastructure. हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ेगी। हमें कैसे पता चला, आगे लिखा हुआ है यहां पर इनको इस बिजनेस में आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सूनर देन लेटर, सूनर रेदर देन लेटर, मतलब इनको आना तो पड़ेगा। यानी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सके, जैसे कि आज अपने पास
ऑयल के लिए पेट्रोल पंप या डीजल पंप होते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं, बट हमेशा याद रखना है पैराग्राफ को पढ़ना है, वहां से देखना है, फिर हमें समझ में आएगा क्या बात बोली जा रही है, तब जाकर हम बात करें, क्योंकि हर जगह पूरी बात उसी चार्जिंग फैसिलिटीज की कर रहे हैं। दैट मीन्स आ जाएगा आपका, कहां गया, चार्जिंग फैसिलिटीज की कर रहे हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रखी है, चार्जिंग हो जाएगा यहां पर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार सब लोग मुझे बोल दें कि जी सर वी गॉट इट, यस सर वी गॉट इट, है ना, बढ़िया है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट 1000 पेट्रोल पंप्स पर टू बिगिन विद, द क्लियर राइटिंग ऑन दी 8th में आ गए, द क्लियर राइटिंग ऑन दी वॉल। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा वॉल कहां से आया, दीवार कहां से आ गई, एक्चुअली ये ईडीएम है, राइट ऑन दी वॉल। एक क्लियर राइटिंग ऑन दी वॉल करके पूरी है, एक क्लियर राइटिंग ऑन दी वॉल, ये ईडीएम है। देखो ईडीएम का कितना बड़ा रोल है, क्लोज टेस्ट में भी ईडीएम आ गई। मैंने जानबूझकर ये वॉल हटा दिया, वरना मैं देने को दूसरा वाला लगा देता। मैंने वॉल बस इसलिए हटा दिया कि ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप बता ही नहीं पाओगे। वॉल आप कब लगाओगे, लगाओगे ही नहीं वॉल। और इसकी जगह अगर हमने कुछ और वर्ड लगा दिया ना, कि जैसे इसकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, या इसकी जगह कोई ग्रोथ लगा दिया, या इसकी जगह चार्जिंग लिख दिया, ईवी लिख दिया, तो आप उससे रिलेटेड कंफ्यूज हो जाओगे। तो एग्जामिनर ऐसे ही करता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, एक क्लियर राइटिंग ऑन दी वॉल है, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज जो अनप्लीजेंट है पहले से ही पता चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि कोई चीज खराब हो सकती है, या क्लियरली पता चल रहा है कोई चीज बहुत मुश्किलों भरी है। और यहां पर सेंस वही कि कोई चीज बहुत मुश्किलों भरी है। देखो कैसे कि द क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल इज दैट, कोई भी चीज मुश्किल भरी सिचुएशन है, क्या है कि जो फ्यूचर है मोबिलिटी का वो इलेक्ट्रिक होगा, और मुश्किल भरा समय क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम आगे की बात को बताएंगे। पॉइंट समझ में आया दोस्तों, समझ में आया पॉइंट तो मुझे बताइए। यस सर समझ में आया, है ना, बढ़िया। तो आपका यहां पर लग गया इधर, राइटिंग ऑन द वॉल इज दैट फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी वुड बी इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक होगी। सो इंस्टीड ऑफ डिली टेलिंग का मतलब ये हो जाता है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, आप डिले ना करें, डिले कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और महत्वपूर्ण काम है वो नहीं हो पा रहे आपके, तो ये आपका होता है डिली टेलिंग। तो आपने कहा इंस्टीड ऑफ डिली टेलिंग, ऑयल कंपनीज नीड टू बी इन दी बिजनेस, ऑयल कंपनीज को इन काम में आना चाहिए ऑफ ईवी चार्जिंग सूनर रेदर देन लेटर, सो एज टू डैश मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को डैश करने के लिए। अब जल्दी जल्दी इन्हें आना पड़ेगा मार्केट शेयर को क्या करने के लिए, मार्केट शेयर को रिड्यूस कम करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो जाता है जस्ट का विरोध, क्वेश्चन करने के लिए, रिटेन बनाए रखने के लिए, कर्टेल का मतलब होता है कटौती, कटौती करने के लिए। रिटेन करने की बात होगी, बनाए रखना, जो जितना मार्केट शेयर है वो बनाए रखें, जो जितना मार्केट शेयर है वो बनाए रखें, है ना। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालना शुरू कर दिए, है ना। टाटा नेक्सॉन जो गाड़ी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, है ना, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालती है, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी भी देना शुरू कर दी है। दिस इज दी स्टार्ट। इस तरीके से और भी आते रहेंगी। तो हमने कहा मार्केट शेयर को वो रिटेन कर पाएंगे तभी जब वो पहले से ही इस बिजनेस में आ जाएंगे। समझ में आया रिटेन हमने क्यों लगाया दोस्तों। आगे बढ़े, सो एज टू रिटेन मार्केट शेयर इन द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सेगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सेगमेंट में मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, डन। आगे बढ़े, यूबिक्विटस चार्जिंग फैसिलिटीज, यूबिक्विटस मतलब चारों तरफ हर जगह चार्जिंग जो फैसिलिटीज है, आर डैश वो एसेंशियल है। तो समझ में आ गया एक बार में, वो एसेंशियल है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ईवीज नेशनली। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नेशनली डिफ्यूज करना चाहते हैं ताकि हर जगह हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल हो रहा हो, उसके लिए जरूरी है कि चार्जिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए चारों तरफ। एसेंशियल है, ऑप्शनल नहीं कि ऑप्शनल, ऑप्शनल थोड़ी ना है, ऐसा होनी चाहिए यार, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं हो, सेकेंडरी नहीं करेंगे भाई, मेन है। ट्राइबल का मतलब होता है छोटा सा, तुक्ष, ऑक्सिलरी ये भी नहीं लगाएंगे। समझ गए, बोले जी सर समझ गए, डन। एसेंशियल, एसेंशियल हमने लगा दिया। 10 क्वेश्चन दोस्तों अपने पूरे हो गए। उम्मीद है दोस्तों 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए होंगे, डन। बोले जी सर डन, परफेक्ट है। और समझ में आ गया तो एक बार आप सभी लोग लाइक बटन में प्रेस करके बताओ जी सर हमें समझ में आ गया। आई नीड योर थम्स अप, सबके थम्स अप चाहिए मुझे। सब लोग एक बार थम्स अप पे प्रेस करके बताओ जी सर हम समझ गए हैं, हमें बता दो, बढ़िया से हमें सीखने को मिल गया है ना। और इसके अलावा दोस्तों आप में से सभी लोग 10 क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिए, आगे के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं।
आज शाम के 4 बजे 4 PM पर अनअकैडमी स्पेशल पर दोस्तों स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करना, वो जरूर अटेंड करना। वो ज्वाइन करने से, अटेंड करने से ही आपको पता चलेगा एक्चुअली रेगुलरली जो पढ़ रहे हो आप उसमें से कितना आपको आ रहा है ना, वरना तो रह जाएगा। आ जाओ, आज मैंने दोस्तों कुछ नया आपको दिया है, क्वेश्चन नए टाइप के दिए। क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन में अभी तक मैंने दिए थे। ये क्वेश्चन है दोस्तों एंटोनम और सिनोनम के, एंटोनम या फिर सिनोनम के क्वेश्चन। और एंटोनम सिनोनम की क्वेश्चन वो नहीं है कि डायरेक्टली दे दिया एंटोनम बताओ, इसका सिनोनम बताओ, ना 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 ना, ये अलग है। देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अदर वर्ड्स। मतलब ऐसा होगा, आपके सामने 5 वर्ड दिए हैं, यही ऑप्शन है, बस यही है जो कुछ है। आपको क्या करना है, वो वर्ड चूज करना है जो कि बाकी सभी वर्ड्स का ऑपोजिट है। इसका मतलब यहां पर 5 वर्ड्स में से 4 वर्ड्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के सिनोनम होंगे, है ना, और जो एक वर्ड होगा वो एक वर्ड एंटोनम होगा, वो एक वर्ड एंटोनम होगा इन 4 वर्ड्स का। ये जो 4 बाकी वर्ड्स है उनका वो एंटोनम होगा और आपको वो एंटोनम फाइंड करना है। समझ में आया दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? ये बहुत ध्यान से सुनना जरूरी होता है। सबको समझ में आ गया क्या पूछा जा रहा है? मुझे बताएं। जी सर समझ में आ गया है, परफेक्ट है ना? ओके, आ जाओ, अब जवाब देंगे आप दोस्तों, जरा जवाब दो इसका, बताओ जरा इसमें एंटोनम कौन सा होगा, है ना? ये लो जरा, हम टाइम लेते हैं, 20 सेकंड का टाइम लेंगे, 20 सेकंड्स। बताना जरा क्या जवाब आप दे रहे हो। ऑप्शन डी वैसे आने लग गया, होशियार तो हो। जेनरस का मतलब कोई व्यक्ति दयालु है, काइंड है, वो जेनरस है, काइंड हार्टेड है। बेनेवलेंट भी यही होता है, जो जेनरस होता है उसी का ही सिनोनम है। गिविंग का मतलब भी व्यक्ति जो आपको किसी को कुछ दे रहा है वो जेनरस है। चैरिटेबल का मतलब भी वही, जब जिसको जो जरूरत है उसको कुछ दे रहा है। मीन व्यक्ति होता है, ये नहीं देता। कई आदमी होता है ये पैसे छुपा के रखता, जेब में रखता, देगा नहीं, किसी को जरूरत होगी बिल्कुल नहीं देगा, ऐसा व्यक्ति होता है। यानी कि जो ऑपोजिट हो गया दोस्तों वो मीन हो गया। आहा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आसान था सर, वी नो इट, हमें तो पता थी, आसान था, तो पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो दोस्तों, बताओ जरा, होशियार हो, इसे भी कर लोगे आराम से, बताओ, सब बताना चाहो। ओके डन। आंसर 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 कॉम्पिटेंट, कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, आपके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बोलते हैं कॉम्पिटेंट होना। तो आप कॉम्पिटेंट हैं, हाँ, हर एक चीज में आप अपनी स्किल्स का, नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, आप कॉम्पीट करते हैं, तो आप कॉम्पिटेंट हैं। इग्नोरेंट है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। आहा, ऐसे देखो कितना दिमाग लगा सकते हो आप। इन दोनों में अब एक दूसरे का यही अपोजिट होंगे। अब एक और अगर वर्ड मिल जाए जो कि सिनोनम हुआ, चाहे इसका तो आप पहचान जाओगे दूसरा वाला एंटोनम होगा। ऑब्ट्यूज नहीं पता हो सकता। नाइव बड़ा कॉमन वर्ड है। नाइव का मतलब तो नौसिखिया टाइप का, जिसको कुछ पता ही नहीं है, नया नया थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत इग्नोरेंट टाइप का हुआ। यानी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनम है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनम है तो डेफिनेटली ये एंटोनम है, तो ये भी सिनोनम होगा, ये भी सिनोनम होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब भी यही है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, लेस इंटेंसिव है। डेंस का मतलब यही है, उसको दिमाग में ही नहीं बैठ रही चीजें, उसके दिमाग से ऊपर ऊपर है, उसे पता ही नहीं है। इग्नोरेंट है, उसे हम बोलते हैं डेंस। स्टूपिड टाइप का कोई व्यक्ति होता है ना, उसे हम बोलते हैं डेंस।
तो ये आपका डेंस है। और ये डेंस वो भी होता है घने जंगलों की बात नहीं हो रही, ये डेंस उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ा बेवकूफ टाइप का होता है। तो आपका कॉम्पिटेंट लगेगा, दैट इज द एंटोनम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी एक दूसरे के दोस्तों सारे के सारे हो गए, जो बाकी सब दिए एक दूसरे के वो सिनोनिम हो गए। ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। चलिए ठीक है, ये देखो दिमाग लगाओ तब समझ में आएगा, बढ़िया। इसमें भी आपके सामने एक है बढ़िया क्लू। इंग्लिश 0 है, क्या करें प्लीज हेल्प मी सर। और 4 तुमने बना दिए, उसके आगे ये फूल 1 2 3 4 5 फूल। तुम्हारी इंग्लिश तो 0 है, लेकिन कारस्तानी में तुम बड़े हीरो हैं। सब लोग पढ़ रहे हैं और तुम्हें अपना कॉपी पेस्ट करने में लगे पड़े हो। इतना कॉपी पेस्ट तुम ये कर रहे हो, इतने 4-5 जो ये फूल बना के ला रहे हो अपने सुंदर सुंदर, थोड़े सुधर जाओ, पढ़ लो। क्लास में किसी एक क्लास को अगर आपने शुरुआत से देखा हो दोस्तों, मैं हर क्लास में सजेशन एडवाइस देता हूं, सजेशन एडवाइस सुन लो। बाकी सारे बच्चे भी तो देख रहे हैं, बीच में से क्लास ज्वाइन करते हो, फिर उसके बाद तुम कमेंट बॉक्स में पूरा भर देते हो उसे ऐसे करके। इंग्लिश में तो 0 रहोगे, हीरो जो वहां बने पड़े हुए हो, पूरा कमेंट बॉक्स में हमारे ही राज चल रहा है, राजा बाबू बन जाओ वहां पर हैं। बाकी दुनिया पढ़ रही है, तुम अपनी अलग ही धुन में घूम रहे हो। घूम लो पहले तुम, और दोबारा करोगे ना टीम तुम्हें ब्लॉक कर देगी। अभी सुधर जाओ, आ जाओ। उटोपिया, उटोपिया आपका एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है, अच्छी, खुशनुमा, प्लेजेंट, वो होती है उटोपिया। ब्लिस का मतलब भी आशीर्वाद मिल रहा है, आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, प्लेजेंट सिचुएशंस को हम ब्लिस कहते हैं। पैराडाइज तो है ही आपका स्वर्ग जैसी चीजें, वो आपका पैराडाइज हो गया। एडन भी एग्जैक्टली वैसे ही है। माइजरी होती है, दुख दर्द को हम बोलते हैं माइजरी। तो आप देखोगे सब पॉजिटिव पॉजिटिव, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। ऑपोजिट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ माइजरी हुआ, ये आपकी ऑपोजिट हो गया। दुख हो गया, दर्द हो गया, खराब अनप्लीजेंट सिचुएशंस हो गए, उनको हम बोलते हैं माइजरी। समझ गए? बोले जी सर समझ गए, डन, परफेक्ट है, डन, ओके। चलो अगला क्वेश्चन 14th, दिमाग लगाएंगे, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप। जरा सुनो, एम्बिगुअस मतलब जब चीजों के बारे में क्लैरिटी ना हो, डाउट हो, दैट इज एम्बिगुअस। मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, चीजों के बारे में एक से ज्यादा चीजें मिल रही हो, अनसर्टेनिटी है। क्रिप्टिक भी ऐसे ही है, जब चीजों के बारे में क्लैरिटी ना हो, क्लैरिटी ना हो, डेफिनेट, परफेक्ट है। तो पता चल गया यहीं से क्या रहे, यही ऑपोजिट हो गया। डबियस फिर डाउट हो गया। वेग मतलब जो चीज अनक्लियर है, क्लियरिटी नहीं है। तो ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो यार, इजीली आप कर सकते हो, मतलब तरीका मैंने आपको बताया, तरीका एग्जाम में पूछा जाएगा और आप कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। रेगुलरली आप पता है वो क्या याद करो, द हिंदू एडिटोरियल सुबह 7 बजे पढ़ते हैं, वहां से वो क्या याद करो। बाकी डेली क्विज किया करो, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी। क्विज करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उतने ज्यादा सॉल्व किया करो, क्विज किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताएं। ओके, टाइम्स अप। हाँ, टाइम्स अप। क्या लिखा हुआ है? ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इंटेंस बना देना, बहुत ज्यादा खराब कर देना, वो जाती है ग्लेरिंग।
ब्लैटेंट का मतलब ये होता है बेशर्मी से कोई काम करना, मतलब बहुत ज्यादा फोर्सफुल होकर, इंटेंस होकर कोई काम करना। ब्रेजन का मतलब ये बेशर्म होता है ना। फ्लैग्रेंट का मतलब ही किसी चीज की तीव्रता बढ़ा देना, उसको बहुत ज्यादा इंटेंस बना देना। अगला दिया है डिमिंग। डिमिंग का मतलब है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना, ये ऑपोजिट है, हमें पता चल गया। देखो ये 5 क्वेश्चन तो हमें इजीली पता चल गए, इनके मतलब भी हम लोगों ने देख लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये होता है कि आप तरीका समझ जाओ एक बार में, तरीका समझने में आपको दिक्कत ना हो। वो क्या, आप तो अपने पास रेगुलरली पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। एक दिन में इंप्रूव नहीं होता, टेक्स टाइम। बट हाँ, हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जब वो पता होंगे तो हम इजीली कर भी पाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आगे के। 5 क्वेश्चन अपने पास और बचे हुए, इन 5 क्वेश्चन को करेंगे और 5 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे दोस्तों आज के टेस्ट के लिए शाम के 4 बजे वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ते हैं 20 तक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। बताएं जरा, एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, 30 सेकेंड से आपके लिए, बताइए। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, है ना। ये वाला जो दोस्तों एरर है वो वर्ड को लेकर एरर दिया है, ग्रामर को लेकर नहीं है। मेनी ऑफ दी प्रोटेस्टर्स प्रेजेंट, बहुत सारे प्रोटेस्टर जो कि प्रेजेंट थे, वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एक्सप्लेनेशन फॉर द रेड। रेड के लिए गवर्नमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये एक्सेप्ट की बात होगी, एक्सेप्ट की बात होगी, ACCEPT, एक्सेप्ट की बात होगी। EXCEPT एक्सेप्ट नहीं, ये एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को छोड़कर, वो होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का बनता है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है स्वीकार करना, ठीक है। दैट इज द एरर। समझ गए? बोले जी सर, छोटा एरर था, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, 30 सेकेंड इसको लेकर बताएंगे, बताइए। ओके, टाइम्स अप। क्या हो गया? डोंट अक्यूज मी, मुझ पर आरोप मत लगाओ, किस चीज का? ऑफ नॉट डूइंग माई फेयर शेयर। वैसे मैं आपको एक आइडिया और दे दूं, जिसको नहीं पता, अक्यूज, जिस चीज का हम अक्यूज करते हैं ना, उस चीज के लिए हम OF ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखना, अगली बार कभी गलती आ जाए तो। डोंट अक्यूज मी ऑफ नॉट डूइंग माई फेयर शेयर एज आई हैव क्लीन द कार, क्योंकि मैंने कार क्लीन कर दी इनसाइड आउट, अंदर बाहर से, येस्टरडे। गलती आ गई दोस्तों यहां पर, जैसे हमने देखा अंदर बाहर से कार साफ कर दी येस्टरडे, ये यहां से पता चल रहा है पास्ट है। पास्ट है दोस्तों, इसका मतलब यहां जो हैव थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये दोस्तों आपका गलत हो गया, आपको पास्ट बनाना पड़ेगा। पास्ट बनाने के लिए सिंपल आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंपल आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा क्लीन्ड दी कार, ऐसे करके। दूसरी चीज, क्या हम सर हैड थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। हम हैड थर्ड फॉर्म दोस्तों तब लगाते हैं जब पास्ट में 2 काम हुए हों और उन दोनों कामों में, दोनों पास्ट में, दोनों कामों में जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। अदरवाइज जब ऐसी सिचुएशन नहीं तो सिंपल पास्ट लगता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है। याद करो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मौत हो गई, ट्रेन निकल गई पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले, वो वही वाले सेंटेंस होते हैं ना। तो इसलिए हम हैड नहीं लगाते, हैड थर्ड फॉर्म नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि 2 काम हुए हों और 2 पास्ट में दिखा रहे हों और फिर हम कह रहे हैं एक पहले एक बाद में, वो तब होता है, ठीक है। चलो सीख गए, बढ़िया। हैड वाला नहीं आएगा, हैड वाला नहीं आएगा। यार एक बात बताओ, अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक बटन पे प्रेस करके बता दो दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे प्रेस करके बता दो यार। लाइक बटन पे नहीं प्रेस कर रखे, सबने आंसर बदल लिए सर। ऐसे मत बदला करो, ठीक है, ऐसे बदला मत करो। चलो समझ में आ गया, गलती होगी तो सीखेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो बताएं।
ओके, टाइम्स अप. हाँ, Where I can find someone who knows how to read and write Swahili. Swahili एक भाषा का नेम है. कैसे लिखते, कैसे पढ़ते हैं, कहां पर मुझे कौन मिलेगा जो मुझे बता सके. बट ऐसी कंडीशन में हमने देखा ये सेंटेंस तो क्वेश्चन वाला है ना, इंटरोगेटिव है ना सेंटेंस. क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में वेयर आई कैन फाइंड से ही गड़बड़ हो गई. हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ता है वेयर, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर आपके सामने मेन वर्ब. वेयर कैन आई फाइंड समथिंग, वेयर कैन आई फाइंड समवन, वेयर कैन आई फाइंड समथिंग, वेयर कैन आई डू समथिंग. ये आपका ऐसे लगना चाहिए. दैट मींस ये बनना चाहिए वेयर कैन आई फाइंड समवन हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट स्वाहिली. वेयर कैन आई फाइंड समवन हु नोज. तो ऐसी कंडीशन में आपका दोस्तों ये लगेगा. अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, किसी के दिमाग में अभी डाउट ये भी आ सकता है कि सर हमने कहीं पढ़ा है कि समवन लिखा होगा तो हु नहीं, हम दैट लगाते हैं. डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं है. एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, वो लिखा होगा तो दैट आएगा. समवन, समबडी, समथिंग के साथ ऐसा नहीं है. पॉइंट समझ में आया. एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, उनके साथ दैट आता है. समवन के साथ नहीं. समवन के साथ तो हु ही रहेगा. समथिंग होगा, समथिंग के साथ विच ही रहेगा. ये जनरल यूज होते हैं. पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों. इसमें कभी आप कंफ्यूज मत होना, कभी कंफ्यूज मत होना. सिंपल है. ठीक, डन, बढ़िया. आ जाओ 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से करना यार. बताओ जरा इसको. चलो, टाइम्स अप हो गया. मैं आप लोगों के आंसर देख लूं, क्या आ रहा है आंसर. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर 3 में आएगा. शाबाश, बता दो क्या आएगा आंसर. ओके, 3 में आएगा. 3 में आंसर बता दो क्या आएगा 3 में. वेरी गुड. आर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा. शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब एक काम करोगे प्लीज, मेरा एक काम कर दोगे ना प्लीज. मेरी दिली ख्वाहिश है, प्लीज एक काम कर देना. काम ये करना है, अपने अपने मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करो और ऐसे सामने रख लेना. 3 सेकंड का टाइमर लगाओ कि 3 सेकंड बाद उसमें से फोटो खिंच जाए. ठीक है, ऐसे सामने रख लो और उसके सामने मुर्गा बन जाना और फोटो खींच लेना. फोटो खींच के ना मेरे को भेज देना. क्या कहते हो, प्लीज कर दोगे ना. ऐसा कर दो यार प्लीज, इतना तो कर ही सकते हो. इतनी गलतियां करते हो, कम से कम एक पनिशमेंट तो ऐसा बनता है. चलो चलो फटाफट से करो, मुर्गा बन जाओ. कम ऑन, जल्दी. शाबाश, मुझे लग ही रहा था. आर बताओगे. ये इस तरीके का क्वेश्चन डे 1 से जब से हम पढ़ रहे हैं कम से कम 5 बार आ चुका है. जहां पर हम देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, 5 बार कम से कम आ चुका है. लेकिन नहीं, हम तो सर ध्यान देंगे ही नहीं. हम तो हर बार गलती करेंगे, फिर बाद में सीना चौड़ा करके कहेंगे सर इंग्लिश बड़ी वीक है, सर समझ नहीं आती. कितनी कोशिश करते हैं सर, समझ ही नहीं आती. ओहो, मुर्गा बन के फोटो खींचना मेरे को देनी जरूर है मेरे को, वरना जिस दिन मिले ना उस दिन फोटो खींच लूंगा तुम लोगों की. मुर्गा बनना, हरकतें ऐसी हैं. राधा एंड नॉट, एंड नॉट लिखा है तो सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. राधा एंड नॉट हर क्लासमेट्स. फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फेलियर. एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है. नो एरर है, कोई भैया गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आप बस फ्रंट कैमरा ऑन करना, मुर्गा बन जाना. 3 सेकंड में बन जाओगे. नहीं बनो तो 5 सेकंड का लगा लेना. होशियार हो, कर लेना. ठीक है, चलो शाबाश. मैं इंतजार करूंगा. ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक मुर्गे की फोटो तो आनी चाहिए मेरे पास. मैं इंतजार करूंगा आपका. ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया.
ये लो आखिरी क्वेश्चन, बता देना ढंग से, तो डंडे मारने वाला भी कॉन्सेप्ट है मेरे पास। करो जरा इसका आंसर। ओके, टाइम सा। आइए, इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का। कॉन्सेप्ट दोस्तों ये होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आपके ऐसे करके होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ कंडीशन होता है ना, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो। पास्ट की कंडीशन बताता है इफ के साथ अगर हैड और थर्ड फॉर्म लिखा हो, ठीक है। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म होता है। जो दूसरा होगा उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म होगा। ओके, अब इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंटेंस में लगा दिया जाए पहले हैड, फिर लिख दिया जाए सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म। मतलब दोनों ही तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है कंडीशन को बताना। पहले वाले में हमने लिखा जहां इफ लिखा था, फिर हैड थर्ड फॉर्म था, मतलब सब्जेक्ट बीच में लिखकर, और दूसरे में क्या था, इफ नहीं होता है, हैड लिखा होता है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पर है यूज, और इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, वो तो बस मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले। जैसे कि इफ यू थिंक, अगर आपको यह लगता है दैट ब्रिटिश वुड हैव वोटेड, कि ब्रिटिश ने वोट किया होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म वोट किया होगा टू रिमेन इन द ईयू, यूरोपियन यूनियन में रहने के लिए। अगर ऐसा लगता है, वोट किया होगा कब, अगर ये हैड लगा, ये सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म वाला हैड है। हैड दे हैड मतलब इफ दे हैड ऑल द फैक्ट्स, कि अगर उनके पास सारे फैक्ट होते तो सो ब्रिटिश होते, वो वोट कर देते। ये पास्ट का सेंस आ रहा है, तो वो हैड आ गया जो एक हेल्पिंग वर्ब वाला है, फिर ये सब्जेक्ट है, तो जो दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हैव की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो इसमें गलती नहीं है। पॉइंट समझ में आ रखा है, इसमें गलती नहीं। गलती ये है, आगे कह रहे हैं योर रॉन्ग। योर रॉन्ग नहीं, यू आर रॉन्ग होना चाहिए। योर रॉन्ग नहीं, YOU अपोस्ट्रोफी आर, यू आर रॉन्ग ऐसे होना चाहिए। अपोस्ट्रोफी आर, यू आर रॉन्ग, कह रहे तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। पॉइंट समझ में आ रहा है, यू आर रॉन्ग ऐसे करके दिया हो, यानी कि तुम गलत हो, ये कह रहे हैं यहां पर। समझ में आ रही है दोस्तों बातें? मुझे बताएं। जी सर, वी आर गेटिंग, हमें समझ में आ रहा है, दैट इज द पॉइंट। हो गए अपने दोस्तों 20 क्वेश्चन। आप लोग रेगुलरली 20 क्वेश्चन दोस्तों करते जाओ, मजा आ जाएगा। आपको इतना ज्यादा सीख जाओगे, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जरा सुनो, 20 क्वेश्चन ये कर लिया, अब हमें और क्या करना है आज दिन में दोस्तों आपको करना है, अब शाम के 4 बजे वाली स्पेशल क्लास में आना है, ठीक है। शाम के 4 बजे वाली स्पेशल क्लास में आना है, 4 PM, ठीक है। स्पेशल क्लास में हम रेगुलरली दोस्तों करते हैं, डेली एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट होता है जो भी आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं पर ही बेस हम एक टेस्ट बना देते हैं। क्या करना है क्लास लेने के लिए? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, ये आप क्लास के तुरंत बाद कर लो। अभी फॉलो कर लेना मुझे, मेरी प्रोफाइल में आना, प्लस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है स्पेशल, मेरी प्रोफाइल में आओ, स्पेशल में वो आपको सेशन दिख जाएगा, टैप करके एनरोल कर लेना। शाम के 4 बजे हम लोग क्लास कर रहे होंगे। नए बच्चे जब एनरोल करेंगे तो इनवाइट कोड पूछेगा, ये आपका इनवाइट कोड है, लगा देना, AVP 10, क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा जब आप यहां पढ़ रहे होंगे तो आपको अगर प्लस पर पढ़ना है, जिस पर आपकी मेंस की क्लास शुरू हो रही है 11 तारीख से, RRB PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस, SBI क्लर्क मेंस, इनकी 11 तारीख से क्लास शुरू कर रहे हैं। अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, अभिजीत सर, हम सब लोग हैं। तो आप यहां पढ़ोगे, तो जब आप यहां पढ़ रहे होंगे तो इसके लिए आप गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड में आना, तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करोगे ना, आप इस कोड का इस्तेमाल करना, AVP 10, ये रेफरल कोड है, तो इसी में देखोगे 10% आपका ऑफ हो जाएगा। आपने यहां से सब्सक्रिप्शन दे दिया, सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा, फिर आप सब्सक्रिप्शन की क्लास ले लो, सारी क्लासेस लो, सीखो बढ़िया तरीके से। 11 तारीख से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी IBPS क्लर्क को लेकर भी दूसरा एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो 18 से कर रहे हैं। तो आपके लिए दोनों तरीके, वहां पर आप कॉन्सेप्ट सीखो, यहां पर आप डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो।
अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी बैंक कॉम्बैट एवरी संडे होता है दोस्तों, इसके लिए आप स्वयं इसी कोड का इस्तेमाल करके टेस्ट देना, आपके लिए यहां पर इतने सारे प्राइजेस हैं, इसको ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी कोई दिक्कत समस्या आएगी वो मुझे आप जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। बैंकर्स वे का टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा देता हूं, टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। आप इसी वीडियो के वैसे डिस्क्रिप्शन में आना है ना, देखो ऐसा डिस्क्रिप्शन में आओगे ना तो देखो यहां पर आओगे, ऐसे करके लिखा हुआ है फॉलो अस ऑन टेलीग्राम बैंकर्स वे, नहीं ये वाला, हाँ ये बैंकर्स वे टीम पे टैप कर देना ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा यहाँ से ओपन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं, आपको यहाँ दिखाते रहो, ऐसे करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप ओपन हो जाओ, ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी पीडीएफ वगैरह पड़ी होती हैं, तो आप कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा। जैसे सुबह का जैसे सेशन शेयर कर रखा है, ऐसे करके आपको मिलता रहे, कर लो इसे। और कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताना, ठीक है। खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, मिलते हैं अब शाम के 4 बजे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।